हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल शिफ्ट। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का एक टॉपिक देखा था। यहाँ पे क्या है कि आप ऊपर से देखोगे, ये मतलब कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, आप इसको वाटर सपोज कर लो। आपने नॉर्मल लाइफ में आप यहाँ से देख रहे हो। डेली लाइफ में आपने क्या सपोज किया होगा कि एक ग्लास ले लो जिसमें पानी भरते हैं, उसमें आप अपनी फिंगर्स ऐसे डिप करो। आपको अपनी फिंगर्स का साइज छोटा दिखेगा, फिंगर्स का साइज छोटा दिखेगा। या बेस है, जिस भी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल किया होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड हम वाटर ही देखते हैं, तो उसका जो बेस है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखता है। तो वो जो सारा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मैं यहाँ पे एयर नहीं ले रहा बाहर की तरफ, ये बस डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे तो सीधी निकल जाएगी जो नॉर्मल के पैरेलल आएगी। ये रे ऑफ लाइट जब आएगी, इसने यहाँ पे बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना सीधा था अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल हो गया हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको लगेगा, आप अगर यहां से देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये रे यहां से आ रही है। देखो ओ पॉइंट से चली गई, इतना भी शिफ्ट नहीं होता, वैसे थोड़ा सा होता है, इतना ज्यादा भी बेस ऊपर नहीं आएगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग है, यहां तक आप मान सकते हो। क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चल जाएगा। ओ ऑब्जेक्ट थी, ओ ऑब्जेक्ट हमें इमेज यहाँ पे बन रही है, आई से डिनोट कर दिया मैंने। मीन आपको लगेगा कि ये जो ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे है, तो ये जो हमारा इतना हो गया इसको हम बोलेंगे शिफ्ट। अगर मान लो ये हमारे पास टोटल था डी डिस्टेंस, जहां तक ये लिक्विड फिल किया हुआ था, तो ओ आई जो हमारे पास आ गया उसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। ओके, ए हमारी थी एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कि एक्चुअली ओ पॉइंट जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्चुअली कहां पे है वो, और ए आई हमारा क्या हो गया, हमें लग रहा है कि वो आई पॉइंट पे है जब हम उसको यहां से देख रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट हो गई रिफ्रैक्शन के कारण। तो ए आई हमारी हो गई एपरेंट डेप्थ जो हमें लग रही है। तो हमने कैलकुलेट करना है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मींस ओ आई की वैल्यू, ओ आई की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल माइनस एपरेंट। एक्चुअल डेप्थ कितनी थी, एओ माइनस एपरेंट एआई। ओके, इस टर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एओ की वैल्यू तो आपको पता है डी आई। ओके, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल भी हमने क्या सपोज कर लिया, आई होएगा। अगर ये वाला आर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी आर होएगा। यहां पे हम सपोज करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने बता दिया था, जिस डायरेक्शन से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, जिस मीडियम में जा रही है μ2 इंटू साइन आर। देखो साइन आई और साइन आर है, हम यहां पे यूज करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल
अप्रोक्सीमेशन। हम मानेंगे कि आई एंगल जो है मैथ्स में होता है कि अगर दो एंगल्स बहुत स्मॉल हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर एंगल स्मॉल हो या थीटा स्मॉल हो तो आप साइन थीटा को थीटा ही लिख सकते हो और टेन थीटा को भी थीटा ही लिख सकते हो। हम मान के चल रहे हैं कि आई एंड आर एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो साइन आई को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो आई और साइन आर को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो आर। तो आई और आर tan के लिए भी सेम ही है, तो आई को अप्रोक्सीमेटली tan आई और इसको tan आर। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, ये बन गया था μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। तो tan आई इज इक्वल टू आई, tan आर इज इक्वल टू आर, इसके लिए भी ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो, आई को लिख सकते हो tan आई, ये बन गया हमारा tan आर। ओके, tan आई की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, ये आई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस हो गया, अगर आई एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर बन गया इस ट्रायंगल में और एओ हमारा बेस बन गया, तो ये बन गया ए बी अपॉन एओ और μ2 tan आर ए बी आई ट्रायंगल में, ए बी आई ट्रायंगल में tan आर अगर लिख रहे हैं हम तो हमारा tan बनेगा परपेंडिकुलर ए बी बन गया और ए आई हमारा बेस बन गया, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए आई, ए बी के साथ ए बी कैंसिल, तो ये बन गया μ2 ओवर μ1, ये बन गया ए आई ओवर ए ओ। ए आई की वैल्यू यहां से आ गई, इसको हम μ2 ओवर μ1 को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया था, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ए आई की वैल्यू आ गई एओ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, एओ की वैल्यू आपको पता है, एओ की वैल्यू हमारे पास है डी, तो ये बन गया डी इंटू दिस वन, यहां पे पुट कर दो, तो हमारे पास जो शिफ्ट आई ओ आई इज इक्वल टू एओ माइनस ए आई, एओ की वैल्यू है डी माइनस ए आई की क्या वैल्यू आ गई डी इंटू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओ आई इज शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितनी हुई, डी को कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बन गया। अभी यहां से इसको नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। हमारे पास जो शिफ्ट की वैल्यू आई, ओ आई की जो वैल्यू आई दैट इज डी ऑफ 1 माइनस म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो यहां पे मैंने पहले एयर नहीं लिया, मैं अगर हम चाहते तो हम ये इसको वाटर इसको एयर लेके कर सकते थे, बट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। हमेशा ये नहीं ना हो सकता कि जो रे ऑफ लाइट है हमेशा किसी डेंसर से एयर की तरफ ही फ्लो करेगी, नहीं हो सकता है वो वाटर से ऑयल की तरफ, केरोसिन ऑयल या कोई भी ऑयल, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डेंसर होएगा एक रेयरर होएगा, इस तरह फ्लो कर रही हो तो वो 1 हो जाएगा और 1 को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अगर मान लो यहाँ पे होता एयर, इस केस में मैं बता रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वाटर टू एयर जा रही होती तो हमारे पास जो μ2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाती
1, और वाटर के लिए हम क्या ले सकते थे, मींस μ1 की वैल्यू हम कोई भी ले लेते म्यू। तो उस केस में नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू आ जानी थी d 1 - 1/μ, इस तरह आ जाना था। कई बच्चे, मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कई बच्चे फिर इसको 1 - 1/μ को फॉर्मूला ही समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिस मीडियम में ये जा रही है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है, एयर में अभी जा रही है वो। ओके, तो ये जब वाटर टू एयर या किसी डेंसर टू एयर की तरफ जा रही हो, अगर वैसे ही किसी एक मीडियम से डेंसर से रेयर जरूरी नहीं कि एयर ही होएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, अभी इसका हम क्वेश्चन करते हैं। AI की वैल्यू आप याद रखोगे, जो आपका AI की वैल्यू आई दैट इज d इंटू μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1, मीन्स अगर एयर ले रहे हो तो d(1/μ) है, d/μ है AI की वैल्यू, अगर वाटर टू एयर ले रहे हो आप। ओके, अभी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज ये है वाटर, ये हमारे पास है वाटर, यहां पे है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। यहां पे क्या है, 120 मीटर ऊपर, सेंटीमीटर लिख लो, एक कोई भी बर्ड है, और इसके ही 120 नीचे कोई फिश है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे लगा लो, ये कोई फिश है। हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस, जब हम बर्ड्स की तरफ से देखें, बर्ड जब इस फिश को देखेगा तो बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस पे लगेगी, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एट विच फिश अपीयर्स टू बर्ड, फिश अपीयर्स टू बर्ड। ओके, देखो आंसर कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये तो एयर ही है, बर्ड यहां तक तो इसको 120 ही देखेगा क्योंकि एयर ये सेम मीडियम ही है। यहां पे मीडियम चेंज हो गया, वाटर आ गया, तो इसको फिश थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। वो शिफ्ट कितनी हुई, यहां हम ले सकते हैं कि उसकी एपरेंट डेप्थ इसको कितनी लगेगी, ये 120 तो है ही है, 120 तो है ही है क्योंकि ये तो एयर में ही देख रहा है, प्लस प्लस फिश की जो है वो एपरेंट डेप्थ इतने डिस्टेंस पे लगेगा बर्ड को कि इतने डिस्टेंस पे है फिश। अभी एपरेंट डेप्थ के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, d/μ मैंने लिखा है। देखो एयर से वाटर की तरफ आ रहे हो आप, एयर से वाटर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने क्या लिया, अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूं, μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1, यहां पे हमने डेरिवेशन की थी, μ2 था जिस मीडियम में लाइट जा रही है और μ1 था जिस मीडियम से लाइट आ रही है। बर्ड देख रहा है फिश को, इट मींस ये हमारा μ2 हो गया और μ1 हो गया और ये हमारा μ2 हो गया। तो एपरेंट डेप्थ d इंटू d कितना है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है 120 इंटू μ2 मींस 1 डिवाइडेड बाय μ1, 4/3 है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 160। तो बर्ड को लगेगा कि फिश जो है वो
4/3 है वाटर का, μ1 4/3 210 क्या हो गया, सॉरी जब इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा ना, ये बन गया 30, 90, ये बन गया 210। एक्चुअल देखें तो 120 प्लस 120 240 है, बट ये इसको लग रहा है कि 210 है, फिर थोड़ा सा ऊपर लिखेगी इसको। वो केस जब अब आएगा, मैंने पहले उसका हमने देख लिया था, ये हो गया होगा। इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एट विच बर्ड अपीयर्स टू फिश, बर्ड अपीयर्स टू फिश मीन्स लाइट इस तरह आएगी। देखो अगर इसको बना लें, लाइट बर्ड से यहां तक आई, रेयर टू डेंसर आई तो इस तरह, फिश को लगेगा कि बर्ड थोड़ा सा यहां पे है, ज्यादा दूर दिखेगा। वही 120 तक तो सेम ही रहेगा, फिश देख रही है 120 तो फिश का मीडियम ही है, प्लस apparent depth d of mu2 by mu1। mu2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, mu1 था जिस मीडियम से आ रही थी। फिश की बात कर लें तो बर्ड से तो इधर ही आएगी लाइट, तो ये बन गया हमारा mu1, ये बन गया हमारा mu2, तो d मतलब 120 ऑफ mu1 बाय सॉरी mu2 बाय mu1। mu2 की वैल्यू कितनी है 4/3, mu1 कितना है 1 ही है, इस केस में बन जाएगा 120 प्लस 160, ये 280 सेंटीमीटर बन गया। एक्चुअली 240 है पर उसको लग रहा है कि 280 के ऊपर है। तो देखो एज सच कोई आपने याद नहीं रखना फॉर्मूला कि mu2 बाय mu1 ही आएगा हमेशा। आपने याद रखना है कि जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो उस टाइम mu2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, mu1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर एयर है तो उसके लिए तो हमने कर लिया था कि 1 ही है, और ऐसा जो डेरिवेशन की एयर का केस क्यों नहीं लिया, mu1 और mu2 ही क्यों लिया, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो वो 1 - 1/μ जो आ रहा है, हमें लगता है कि ये फॉर्मूला बन गया, बट 1 जो म्यू के ऊपर 1 लिखा हुआ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। जरूरी नहीं कि लाइट हमेशा किसी मीडियम से एयर की तरफ ही जाएगी, वो किसी और डेंसर मीडियम से किसी और रेयर मीडियम की तरफ भी जा सकती है। तो इसीलिए आप जो याद रखोगे वो mu2 और mu1 वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। थैंक यू।